Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu newspaper analysis for 25th of September 2025. बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं इसको स्टार्ट करूंगा और आपको एक और चीज़ बता दूं कि हमने एक नई चीज़ स्टार्ट करी है कि इसमें अब मैं आपको पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू सब कुछ एक साथ जो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना वो सारा कुछ बताऊंगा। तो इट विल बी वन स्टॉप सोल्यूशन। कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं, भटकने की आवश्यकता नहीं। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बाकी जो चैनल्स हैं उनमें जो पढ़ा रहे हैं उन्होंने ना कभी यूपीएससी का प्री निकाला है ना कभी मेंस निकाला है, ठीक है ना। एंड यहाँ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आई हैव बीन सेलेक्टेड ऑल्सो, ठीक है। तो जब सिलेक्शन हो जाता है आपका प्री, मैंने कभी ऐसा हुआ नहीं कि कभी मिस किया हो, कभी मैंने ऐसा मेंस नहीं हुआ कि मैंने मिस किया हो, हमेशा क्वालिफाई किया है, ठीक है ना। तो दैट इज़ समथिंग विच डिफरेंशिएट्स आवर चैनल विद अदर वंस। तो अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें एंड इसको ज़रूर शेयर लाइक करें तो डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू अलॉट इन दिस, है ना। तो थोड़ा सा मैं इसको स्टार्ट करूंगा जैसा कि मैंने आपको बताया। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस खोल रखा है अभी। इंडियन एक्सप्रेस में जो यूपीएससी एसेंशियल्स आते हैं उसके क्वेश्चन बहुत प्यारे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यूपीएससी एसेंशियल पार्ट का, विद रेफरेंस टू आर्टेमिस 2 मिशन। आर्टेमिस 2 के बारे में क्वेश्चन है तो काफी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट देखो कह रहा है इट विल बी द सेकंड क्रूड फ्लाइट ऑफ नासा आर्टेमिस प्रोग्राम। सेकंड क्रूड फ्लाइट बोल रहे हैं नासा की है आर्टेमिस। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है इट विल बी लॉन्च्ड यूजिंग द एसएलएस यानी कि स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट एंड ओरायन स्पेसक्राफ्ट। तो आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये सेकंड क्रूड है, भाई वही गलत हो गया क्योंकि ये फर्स्ट क्रूड है ना कि सेकंड क्रूड है। तो यहाँ देखो एक्सप्लेनेशन में भी ये लिखा है कि आर्टेमिस 2 विल बी द फर्स्ट क्रूड फ्लाइट ऑफ नासा आर्टेमिस प्रोग्राम, और इस कारण से पहला स्टेटमेंट गलत है। आप सबको पता होना चाहिए कि नासा रिटर्न्स टू द मून इज नाउ टारगेट फॉर अर्ली 2026 विद आर्टेमिस 2, जो कि 4 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर के 10 दिन की जर्नी करेगा अराउंड द मून अबोर्ड द ओरियन स्पेसक्राफ्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यस एसएलएस सिस्टम यानी कि स्पेस लॉन्च सिस्टम का यूज़ करेगा, और ये भी याद रखेगा कि इसमें फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, यूनिक। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के फील्ड में है, उसके अंतर्गत ये सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है एआई इज यूज्ड टू डिजाइन इंडिविजुअल प्रोटीन्स एंड इवन स्मॉल मल्टीजीन सिस्टम्स। सेकंड कह रहा है अ न्यू वायरस क्रिएटेड बाय एआई कैन इन्फेक्ट एंड किल बैक्टीरिया। एंड थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया हैज रिसेंटली बिल्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली एआई जनरेटेड जीनोम। आपको बताना है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है ना। स्टेटमेंट फिर से देख लीजिए। AI is used to design individual proteins and even small multi-gene systems. Statement 2 कह रहा है new virus can created by AI can infect and kill bacteria, and India has recently built the world's first fully AI generated genome. एक एक करके स्टेटमेंट्स देखते हैं। देखो ऑब्वियस सी बात है, आपको स्टेटमेंट थर्ड के बारे में तो आप क्लैरिटी से बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट थर्ड सही नहीं है। इंडिया ने कोई ऐसा पहला एआई जनरेटेड जीनोम नहीं बनाया, अगर बनाएगा भी तो चाइना अमेरिका में से कोई कंट्री बनाएगा। तो स्टेटमेंट 3 इज डेफिनेटली नॉट करेक्ट, ठीक है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। और ये मैंने जैसा बताया कि रिसर्चर्स जो हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आर्क इंस्टीट्यूट के जो हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि अमेरिका वाले ही बनाएंगे, तो फर्स्ट इंटायरली एआई जनरेटेड जीनोम उन्होंने बनाया। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एंड सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है देखो अ न्यू वायरस क्रिएटेड बाय एआई कैन इन्फेक्ट एंड किल बैक्टीरिया। यस ये डेफिनेटली हुआ है और हो भी सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट थर्ड इज इनकरेक्ट। एंड स्टेटमेंट 1 जो है, जो स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि एआई इज यूज्ड टू डिजाइन इंडिविजुअल प्रोटीन्स एंड इवन स्मॉल मल्टीजीन सिस्टम, तो यस इट इज आल्सो करेक्ट। तो 1 एंड 2 आर करेक्ट, 3 इज इनकरेक्ट। तो आंसर विल बी 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। तो ये तो रहे 2 सवाल जिनके जो मुझे जाने। और ये सवाल के बाद अपन थोड़ा सा अपन मूव करते हैं पीआईबी की एक न्यूज़ की तरफ जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मैं वही बता रहा हूँ कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं है, जो भी यहाँ पे होगा फुल एंड फाइनल होगा। तो यहाँ पे पीआईबी की एक न्यूज़ है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया विल साइन म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स
इंडिया ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप जो है उसके अंतर्गत ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए एक म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट यानी कि एमआरए साइन किया गया है, ठीक है ना। इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो है साइन किए हैं उन्होंने एमआरए यानी कि म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। अब मैं आपको बता दूं कि आप सबको पता होगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑलरेडी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है जिसका नाम क्या है, ईसीटीए देखो लिखा है ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अरेंजमेंट, इसको क्या बोलते हैं, ईसीटीए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अरेंजमेंट बोलते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी साइन किया हुआ है, उसी के अंतर्गत ये एमआरए किया जा रहा है, ठीक है ना। ये दिस इज समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अब इसमें जो बॉडी मॉनिटर करेगी उसमें दो बॉडीज इन्वॉल्व हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इट इज़ अ बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड ये बेसिकली किसके लिए है, ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के सर्टिफिकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, कुल मिलाकर के दोनों कंट्रीज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ट्रांसफ़र के लिए हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज अगर मैं बात करूँ तो देखो एमआरए की जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी रहेगी वो इंडिया की तरफ से अपेडा यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी किसके अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है, और दैट इज समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से है, ठीक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया की तरफ से अपेडा, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो ये समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अब अगले यहाँ पे हम आते हैं, एक और न्यूज़ आई थी जो कल थोड़ा सा न्यूज़ में भी थी, वो है ब्लैक टाइगर्स को लेकर के, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये ब्लैक टाइगर, इट्स अ स्यूडो मेलानिस्टिक टाइगर जो कि केवल और केवल भारत में उड़ीसा के सिमलीपाल में पाया जाता है, याद रखिएगा, केवल और केवल ये कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा के सिमलीपाल में। तो इट इज ब्लैक टाइगर, आप देख लें यहाँ पे एक यहाँ पे इसके बारे में लिखा है, दीज आर ब्लैक और स्यूडो मेलानिस्टिक टाइगर्स एंड दे एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ अ जेनेटिक क्वर्क दैट क्रिएट्स अ यूनिक फिनोटाइप। तो इनके अंदर जेनेटिक कुछ इस तरह से चेंज हुआ है कि इसने एक यूनिक फिनोटाइप बना दिया है। एंड द सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो कि उड़ीसा में है, इट इज द ओनली हैबिटेट वेयर दीज कैट्स आर फाउंड इन द वाइल्ड, ठीक है, केवल और केवल एकमात्र जगह जो वर्ल्ड की है वो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है जहां पर ये पाए जाते हैं। सिमलीपाल टाइगर के मोर देन 60% आर ब्लैक टाइगर्स, ठीक है ना। तो दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं। एंड उड़ीसा विल सून स्टार्ट अ मेलानिस्टिक टाइगर सफारी नियर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व एंड दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टाइगर इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, दे आर फाउंड ओनली इन ओडिशा। तो दैट इज समथिंग विच इज यूनिक एंड इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब आते हैं अपने हिंदू एनालिसिस में, जिसमें जो हिंदू की पूरा न्यूज़ एनालिसिस है वो देख लेते हैं। सबसे पहली न्यूज़ फ्रंट पेज की है, हाई कोर्ट रिजेक्ट्स एक्स कॉप्स प्ली अगेंस्ट टेक डाउन ऑर्डर्स। अब देखो क्या होता है, टेक डाउन ऑर्डर होता क्या है कि गवर्नमेंट क्या होती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कई बार एक्स यानी जो ट्विटर था पहले उसको बोलते रहे, एक्स बस को नहीं बोलते, हालांकि बहुत लोगों को बोलते हैं। तो एक इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, आप सबको पता होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसका सेक्शन 79 जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो सेक्शन 79 है, उसके अंतर्गत क्या होता है कि कई बार जो गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन दे देता है इन प्लेटफॉर्म्स को कि भाई आप टेक डाउन करो, ये चीज़ जो है ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट है या ये चीज़ सही नहीं है। तो इस तरीके से क्या करते हैं वो मतलब कह देते हैं गवर्नमेंट को कि भाई आप ये एक्स प्लेटफॉर्म्स को या ट्विटर को या फेसबुक को, इन सबको बोलते हैं कि भाई आप इनको हटाओ, ठीक है। तो फॉर दैट रीज़न बेसिकली ये क्या होता है कि कई बार ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो कहते हैं भाई ये तो यूनिट इसके अगेंस्ट है और आप हमको इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट दिस है। बट गवर्नमेंट का ये कहना था कि नहीं भाई, ज़रूरी है फॉर कीपिंग पीस एंड सिक्योरिटी, इट इज़ नेसेसरी इन ऑर्डर टू कीप द पीस एंड सिक्योरिटी। तो इस कारण से ये गए थे कोर्ट में, कर्नाटक हाई कोर्ट में गए थे कि भैया बार बार इस तरीके से गवर्नमेंट हमको कहती है टेक डाउन करने के लिए सेक्शन 79 का यूज़ करके, तो क्या है ये, सही है कि गलत है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि नहीं भाई, एक आजकल सोशल मीडिया जो है वो एनार्की का स्टेट बनते जा रहा है और ऐसे में उनको फुल फ्रीडम देना बहुत ही गलत हो जाएगा। एंड इसलिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के रूप में इसको हम मान सकते हैं। इसमें कोई राहत आपको नहीं मिलेगी, जब भी गवर्नमेंट कुछ टेक डाउन करने के लिए कहेगा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इज एक्चुअली वर्किंग फॉर द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री, है ना, ऐसा कोर्ट का कहना है। तो ऑब्वियसली बात है दे विल हैव टू फॉलो दैट।
यहाँ पे आपके लिए छोटा सा सवाल जो मैं छोड़ना चाहता था, वो मैंने इस एक्चुअली न्यूज़ में मैं चाहता था कि आप लोग करें कि NIRF रैंकिंग सिस्टम के बारे में आया है। तो बस छोटा सा सवाल, मैंने हालांकि पढ़ाया हुआ है आप लोग को, तो आपको ये बताना है कि NIRF की रैंकिंग सिस्टम कब से स्टार्ट हुई। 2016 से वैसे हुई थी, तो फिर भी देख लेना, एक बार आप चेक कर लेना कि NIRF की रैंकिंग सिस्टम, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क रैंकिंग फ्रेमवर्क बोलते हैं, कब से स्टार्ट हुई है, व्हेन इट हैज़ स्टार्टेड, कौन कौन से इसके पैरामीटर्स हैं। देयर आर 5 पैरामीटर्स। तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। थोड़ा सा आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ कि कुछ आप इंक्लूड करें। एक और चीज़, आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी लोकेशन से, ये ज़रूर कमेंट करें मुझे कि कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको अगर कोई फेवरेट कोट है आपका, अगर आपका कोई फेवरेट कोट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो जिसका भी कोट सबसे अच्छा रहेगा वो अपन नेक्स्ट डे एक बार डिस्कस करा करेंगे कि कौन सा बेस्ट कोट था। तो इससे कोट्स भी आपके प्रिपेयर होते जाएंगे फॉर एथिक्स एंड ऑल। ठीक है, तो अगर कोई फेवरेट कोट है आप लोग का तो ज़रूर बताइएगा, कोई भी फेवरेट कोट है ना, छोटा बड़ा अच्छा लगे जैसा। अगली जो न्यूज़ है वो है एशिया का लार्जेस्ट STP यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो ओखला में सितंबर 30 को इनॉग्रेट किया जाएगा। तो ये एशिया का लार्जेस्ट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा विच विल बी इनॉग्रेटेड इन ओखला। ठीक है, तो ये आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, बिल्कुल आप मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही जानने की आवश्यकता है आपको। बाकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आपको पता है ज्ञानेश कुमार जी, जो IIT कानपुर से हैं, उनको अवार्ड दिया जा रहा है IIT कानपुर के द्वारा। ठीक है ना, तो ज्ञानेश कुमार का नाम भी याद रखिएगा, है ना, वनडे एग्जामिनेशन से पूछ भी लेता है। हाँ, नाउ दिस इज रोमिला थापर्स आर्टिकल ऑन ड्राफ्ट UGC करिकुलम। अब UGC ने एक ड्राफ्ट करिकुलम रिलीज किया है फॉर यूनिवर्सिटीज एंड ऑल, पढ़ाने के लिए क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा। तो नाउ दिस इज रोमिला थापर्स टेक ऑन दैट। उनका ये कहना है कि जो ये UGC ने लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क LOCF लॉन्च किया है, लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क, उन्होंने ये कहा है कि दिस इज एन इंट्रूजन इनटू द यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी एंड द डाइल्यूशन ऑफ द एकेडमिक क्वालिटी। ठीक है ना, उनका कहना है कि भाई ये जो चीज़ है ना, ये इंट्रूजन है यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी में। पहली चीज़ तो यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी में इंट्रूजन है, और दूसरी ये चीज़ कि ये एकेडमिक क्वालिटी को भी डिटेरियोरेट करेगा। उनका ये कहना है कि भाई क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, एटलीस्ट हायर एजुकेशन लेवल पे वो यूनिवर्सिटीज़ डिसाइड करनी चाहिए अपने ऑटोनॉमस लेवल पे। केवल अगर उनको हम रोट लर्निंग या रटने पे फोकस करवाएंगे तो स्टूडेंट्स दे विल बी कन्फाइंड टू क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट्स। केवल आजकल तो IAS भी लोग ऐसे ही बन जाते हैं, रट्टा मार मार के, क्वेश्चन आंसर रट के। तो वही वाली बात है कि इस तरीके से नहीं करना है अपने को कि रोट लर्निंग को ही अपन बेस बना लें। एंड क्या सिलेबस पढ़ाना चाहिए, कैसे उसको पढ़ाना चाहिए, ठीक है, आप एक बेसिक स्टैंडर्ड सेट कर दो, लेकिन आप वो स्ट्रिक्ट वो मत करो कि आप नहीं, आपको इसी से अडेयर करना पड़ेगा। आप एक मोटा मोटा बता दो ना कि भाई ये फ्रेमवर्क के अंदर आपको रह के काम करना है। लेकिन आप जब यही डिक्टेट करने लगोगे कि क्या चीज़ कैसे पढ़ानी है, किस तरीके से आपको सिलेबस रखना है, तो वो दैट विल बी इंट्रूजन इनटू द ऑटोनॉमी ऑफ द यूनिवर्सिटी। इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा कि जो UGC बार बार एक वर्ड पे हार्प कर रहा है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम लाओ, इंडियन नॉलेज। अरे भाई, इंडियन नॉलेज सिस्टम है क्या? व्हाट इज द क्लैरिटी एंड व्हाट इज क्लैरिटी इज नॉट देयर, है ना। रोमिला थापर का कहना है कि भाई क्या है इंडियन नॉलेज सिस्टम, किस चीज़ को आप इंडियन नॉलेज सिस्टम बोल रहे हो? क्या केवल हिंदूज के बारे में पढ़ाना या हिंदू हिस्ट्री के बारे में पढ़ाना, वही क्या इंडियन नॉलेज सिस्टम है? दिस इज द बिग क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड, है ना। ऐसा नहीं कि मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे है ना, कमेंट सेक्शन आप लोग मुझे गाली मत लिखिएगा, देखो यहाँ पे लिखा भी है, मैं देखो लिखा, द इंडियन नॉलेज सिस्टम शी ओपाइंस कैन नॉट बी ट्रीटेड सोनली एज द हिंदू कंट्रीब्यूशन। केवल हिंदू कंट्रीब्यूशन को हम इंडियन नॉलेज सिस्टम नहीं मान सकते हैं। दिस इज व्हाट दी रोमिला थापर इज सेइंग, है ना, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके अलावा उनका क्रिटिसिज्म ये भी है कि केवल और केवल कौटिल्य के अर्थशास्त्र को आप पूरा 500 BC से लेकर के 1000 AD के उसको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते। वहाँ बहुत सारे अलग अलग वो रीजन्स इन्वॉल्व थे, पर्शियंस भी इन्वॉल्व थे, ग्रीक्स भी इन्वॉल्व थे, आपको सब पढ़ाना पड़ेगा, है ना। जस्ट मेयरली आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र को उठा करके पूरा 500 BC में तो लिखी भी नहीं गई थी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, है ना। और उसके अलावा 500 BC से लेकर 1000 AD तक पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र को बेस नहीं बना सकते। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स व्हिच रोमिला थापर हैज यूज्ड। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे इसमें तो एडिटोरियल में वही आया था कि जो बैलन डोर आता है, बैलन डोर क्या है एक्चुअली, फीफा का सबसे बड़ा, फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड है जो कि दिया जाता है बेस्ट इन द वर्ल्ड को। इसमें निकालते कैसे हैं, तो इसमें 100 जो फीफा रैंक्ड
कंट्रीज हैं, टॉप 100 फीफा रैंक्ड कंट्रीज से 100 जर्नलिस्ट को बुलाया जाता है, ठीक है ना। टॉप 100 फीफा रैंक्ड कंट्रीज के टॉप 100 जर्नलिस्ट को बुलाया जाता है, फिर वो डिसाइड करते हैं। विमेन के केस में 50 टॉप 50 के टॉप 50 जर्नलिस्ट को बुलाया जाता है, ठीक है ना। एंड देन दे वोट, फिर उसके बाद वो किस पैरामीटर पे वोट करते हैं, तो इंडिविजुअल एंड डिसाइसिव परफॉर्मेंस, कलेक्टिव सक्सेस, टीम अचीवमेंट, फेयर प्ले एंड पब्लिक इमेज, ये सारे अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे किया जाता है। देखो एक साल यूपीएससी ने पूछा था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कैसे डिटरमाइन होती है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि वो बैलन डोर के बारे में पूछ लें कैसे डिटरमाइन होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो वही है कि टॉप 100 कंट्रीज के टॉप 100 जर्नलिस्ट, जो फुटबॉल के जर्नलिस्ट हैं, उनको पकड़ा जाता है, और वुमेन के केस में 50 जर्नलिस्ट को पकड़ा जाता है टॉप 50 कंट्रीज के, ठीक है। फिर इसके बाद वो फिर वोट करते हैं इन पैरामीटर्स पे, इंडिविजुअल एंड डिसाइसिव परफॉर्मेंस, कलेक्टिव सक्सेस, टीम अचीवमेंट, फेयर प्ले एंड पब्लिक इमेज, ठीक है ना। इसके अलावा ये भी आपको बता दूं कि इस साल का जो अवार्ड है 24-25 का, वो उस्मान डेम्बेले जो कि फ्रांस की तरफ से खेलते हैं उनको दिया गया है, और आइताना बोनमती है ना, आई थिंक बोनमती इज फ्रॉम स्पेन, तो एक बार चेक कर लेना, बट आई थिंक आइताना बोनमती इज फ्रॉम स्पेन, एक बार चेक कर लेना। तो इनको दिया गया है अवार्ड, ठीक है ना, बैलन डोर का, तो फॉर 2024-25। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। How are courts protecting the personality rights? Now this is something new. पर्सनैलिटी राइट्स, पर्सनैलिटी राइट्स मतलब जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं बॉलीवुड की, सेलिब्रिटीज़ की, तो उनके अनऑथराइज्ड कमर्शियल यूज़ को ही पर्सनैलिटी राइट बोलते हैं ना, कि भैया उनका राइट क्या है कि उनकी इमेज का, उनकी आवाज़ का, उनके चेहरे का, मतलब इसका अनऑथराइज्ड कमर्शियल यूज़ ना हो। जैसे मान लो कई बार आपने देखा होगा, हालांकि छोटी जगहों में तो चल जाता है, लेकिन नॉर्मली आपने देखा होगा कि जैसे किसी शॉप में लिख दिया, अमिताभ बच्चन की फ़ोटो बना दी, और उसने दिखा कि भैया पान खाओ तो केवल चौरसिया पान भंडार से खाओ, या कहीं पे शाहरुख खान की बना दी और कह दी कि भाई केवल ये अग्रवाल समोसे वाले के यहाँ से ही समोसे लेना, है ना। तो ये तरीके, ये अनऑथराइज्ड यूज़ है, क्योंकि शाहरुख खान ने तो ऐसा नहीं बोला होगा, है ना, या बोला भी होगा तो फिर वो तो लीगल डॉक्यूमेंट होगा। लेकिन जब लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है कोई आपके पास और आप इस तरीके की चीज़ें प्रमोट करते हैं ना, तो वो बेसिकली दैट कम्स अंडर दैट, है ना, फिर वो उसके अंतर्गत आने लगता है। एंड यही है बेसिकली द मिसयूज ऑफ इमेजेस एंड वॉइसेस। एंड कई बार आप तो एआई के आने के बाद तो आप बिल्कुल कंटेंट बहुत ज़्यादा, उनके वॉइसेस में गाने भी आने लगे हैं, मर्चेंडाइज बहुत बनने लगी है, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो यहाँ पे जो लॉ मेकर्स हैं, यानी कि सॉरी जो जजेस हैं, उन्होंने हाँ कई एक एक करके धीरे धीरे जो एक्टर जा रहे हैं, जैसे अमिताभ बच्चन गए थे, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अभिषेक बच्चन पता नहीं क्यों गए थे, ऐश्वर्या राय, इन्होंने बोला है कि भाई हमारे जो फोटोज़ हैं, इमेजेस हैं, इनका मिसयूज़ ना हो, तो इनको एक एक करके इनका रिकॉग्नाइज किया गया है और उनको कहा कि हाँ भाई कोई इस तरीके से इनका मिसयूज़ ना करे, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा मैं और आपको फैक्ट्स बता दूं कि कौन कौन से लॉज इंडिया में जो प्रोटेक्ट करते हैं इनके राइट्स को। तो जैसे कॉपीराइट एक्ट 1957 जो है, कॉपीराइट एक्ट एक्सक्लूसिवली, मैंने लिखा भी है यहाँ पे, यहाँ लिखा है कॉपीराइट एक्ट 1957 जो है वो ग्रांट करता है परफॉर्मर्स को बोथ एक्सक्लूसिव राइट्स अंडर 38A सेक्शन एंड मोरल राइट्स अंडर सेक्शन 38B। तो एक्सक्लूसिव राइट्स है सेक्शन 38 एंड मोरल राइट्स हैं सेक्शन 38B, allowing them to control how their performances are reproduced and to object to any distortion or misuse। मतलब कि उनके परफॉर्मेंस को किस तरीके से रिप्रोड्यूस किया जाएगा, इसके ऊपर भी उनका कंट्रोल रहेगा, और अगर कोई डिस्टॉर्शन होता है तो उसके खिलाफ वो ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। सेक्शन 38A सेक्शन 38B ऑफ द कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मेंशन्ड है। इसके अलावा कुछ केसेस ऑथर ने यहाँ बताए हैं जिनके बेसिस पे पर्सनालिटी राइट्स जो हैं वो शेप हुए हैं। तो लेट मी टेल यू द केसेस एज वेल, एक दो केसेस जो मुझे जो ठीक लग रहे थे। जैसे यहाँ पे जैकी श्रॉफ केस है 2024 का, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ई कॉमर्स की जो वेबसाइट्स हैं और जो AI चैटबॉट्स हैं वो मिसयूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि कई बार अमिताभ बच्चन की आवाज़ में वो AI चैटबॉट बोल रहा था, ये सब नहीं कर सकते। अरिजीत केस है, उसमें दे रिस्ट्रेंड AI वॉइस क्लोनिंग एंड कोर्ट फ्लैग्ड द रिस्क ऑफ जनरेटिव AI मिसयूज़। अरिजीत सिंह केस में ऐसा बोला उन्होंने,
ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। एंड डिजिटल कलेक्टिबल्स वर्सेस गैलेक्टस फनवेयर 2023 का केस है, जहाँ पे हाई कोर्ट लिमिटेड द पब्लिसिटी राइट्स, दे अपहेल्ड द पैरोडी जो बनती है, जैसे कि आपने देखा होगा अगर 300 की भी एक पैरोडी बनी थी मूवी, 300 की एक पैरोडी बनी थी, ऐसे बहुत सारी मूवीज की पैरोडी मूवी बनती हैं जहां वही सेम एक्टर्स नहीं यूज होते हैं लेकिन उनके जैसे मिलते जुलते लोगों को यूज करके बनाया जाता है। तो पैरोडी को अपहेल्ड किया गया था हाई कोर्ट के द्वारा कि भाई वो भी एक तरीके का आर्ट का रियलाइजेशन एक्सप्रेशन है, फ्री एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट के अंतर्गत आता है। तो ये डिजिटल कलेक्टिबल्स वर्सेस गैलेक्टस फनवेयर 2023 के केस में ऐसा हुआ था। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। यहाँ पे ये न्यूज़ तो इंपॉर्टेंट नहीं थी इतनी, आगे देखते हैं। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन लॉन्चेस ई साइन फीचर फॉर एडिशन डिलीशन एंड करेक्शन ऑफ वोटर नेम्स। अब आपको अपना अगर वोटर नेम ऐड कराना है, एडिट करना है, करेक्ट करना है या डिलीट करवाना है, तो आपको अब ई साइन का यूज़ करना पड़ेगा, जो सीडैक के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। और सीडैक ने एक एक्सटर्नल वेबसाइट बनाई है जिसमें पहले आप आधार के थ्रू ऑथेंटिकेशन करेंगे, यानी कि ई साइन करेंगे। उसके बाद आपको ECI नेट, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है ECI नेट, उस पोर्टल पे आपको ले जाया जाएगा। फिर वहाँ पर आप अपने वोटर आईडी का मतलब एपिक नंबर डाल करके उसको एडिट, करेक्ट या डिलीट या ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज देयर। सीडैक ने डेवलप की है ये फंक्शनैलिटी साइन की। तो सीडैक के बारे में आपको बता दूं, सीडैक का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। प्रीमियर R&D की ऑर्गेनाइजेशन है ये, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। और इसका बेसिकली काम क्या है, R&D इन IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एसोसिएटेड एरियाज और बहुत सारी चीज़ें। इनफैक्ट जो इंडिया का 1988 में इसको बनाया गया था, तो टू बिल्ड सुपर कंप्यूटर्स, तो परम सीरीज जो है वो सीडैक नहीं बनाई थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्चेस GST एपिलेट ट्रिब्यूनल। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, GST एपिलेट ट्रिब्यूनल को लॉन्च किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो पहली चीज़ तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि GST एपिलेट ट्रिब्यूनल किस तरीके की बॉडी है। तो GST गुड्स एंड सर्विसेज एपिलेट ट्रिब्यूनल जो है, इट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द सेक्शन 109 ऑफ CGST 2017। तो जो सेंट्रल GST एक्ट 2017 है उसके सेक्शन 109 में मेंशन्ड है ना। एंड ये चीज़ आपको याद रखें कि स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाती है फिर ये, और इसमें 2 जुडिशियल मेंबर्स होंगे, एक टेक्निकल मेंबर होगा, और ये बेसिकली केसेस सुनेंगे GST के रिगार्डिंग, है ना। GST के जो एपिलेट केसेस हैं वो जाएंगे यहाँ पे। तो दिस इज समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट एंड GST के रिफॉर्म्स के लिए एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म था ये, है ना। कतर ने भी UPI यानी कि जो आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है उसको इंटीग्रेट कर लिया है अपने यहाँ। तो कतर इज़ अगेन अ न्यू कंट्री, सिंगापुर इसके पहले थी। हमने बहुत सारी कंट्रीज़ देखी हुई हैं जिन्होंने किया है, बट कतर इज़ नाउ नेक्स्ट इन द लिस्ट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे देखते हैं, टाइफून रसागा कहाँ पर आया था, तो चाइना में आया था, सुपर टाइफून था टाइफून रसागा। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।